हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अटल एकेडमी पे। मैं इंद्र मोहन आज आपको राष्ट्रपति से संबंधित 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू करवाने वाला हूं दोस्तों। और 15 एमसीक्यू हमने पहले वीडियो में अपलोड कर दिए हैं। अभी तक आपने अगर पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहला वीडियो देख लीजिए। उसके अंदर बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन करवाए गए हैं दोस्तों। और जो आपने राष्ट्रपति की थ्योरी अभी तक नहीं पढ़ी है, मैंने राष्ट्रपति की थ्योरी भी करवाई है, बहुत अच्छे तरीके से करवाई है। अगर आपने नहीं की है तो अटल एकेडमी के प्लेलिस्ट पे जाके और राष्ट्रपति से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो आप ले सकते हो। और इसके अंदर हम वो ही एमसीक्यू करवाएंगे दोस्तों जो एग्ज़ाम के अंदर डेफिनेटली पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों, जो वीडियो बनाई गई है राष्ट्रपति से संबंधित उनके अंदर से ही ये एमसीक्यू बनाए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के जो प्रश्न हैं 50 एमसीक्यू, और देखते हैं कि इनके अंदर कौन सी जानकारी हमारे लिए लाभदायक है, हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? पहले क्वेश्चन में दिया गया है, भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि भारत की जो कार्यपालिका होती है उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो राष्ट्रपति जी होते हैं। और सबसे पहले व्यक्ति भी राष्ट्रपति होते हैं। भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति जी होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जाती है? तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जो राष्ट्रपति का पद है वह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो अब तुलना भी ब्रिटेन के सम्राट से ही की जाएगी, क्योंकि जो पद है भारत के अंदर राष्ट्रपति का वो ब्रिटेन से ही लिया गया है। आपको ये याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर ये पूछा गया है कि राष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है। तो वो आपको याद रखना है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और राष्ट्रपति के जो कार्य एवं शक्तियाँ हैं वो ली गई हैं दोस्तों अमेरिका के संविधान से। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आप बिल्कुल भी डाउट नहीं रखना है। ब्रिटेन के संविधान से तो पद लिया गया है और कार्य एवं शक्तियाँ ली गई हैं अमेरिका के संविधान से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरे क्वेश्चन में दिया गया है, राष्ट्रपति पद में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ किसमें होती हैं? अब तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जितनी भी कार्यपालिका शक्तियाँ होती हैं और न्यायपालिका शक्तियाँ होती हैं और जो रक्षा से संबंधित जितने भी समझौते होते हैं वो राष्ट्रपति के अनुसार ही होते हैं दोस्तों। जब राष्ट्रपति उन पे साइन करते हैं तब ही वो समझौते होते हैं। और जितने भी फॉरेन कंट्री के अंदर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो उनके बीच में जो समझौते होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर ही होते हैं। और जो कार्यपालिका के अध्यक्ष होते हैं वो भी कौन होते हैं? माननीय राष्ट्रपति जी। ठीक है दोस्तों, तो आपको इतनी बात याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो मैंने आपको बताया था दोस्तों, भारत का प्रथम नागरिक भारत के राष्ट्रपति होते हैं। भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो वो राष्ट्रपति जी ही होते हैं। तीनों सेनाएं कौन कौन सी हैं दोस्तों? जल सेना, थल सेना और वायु सेना। उन तीनों के जो कमांडर इन चीफ होते हैं, सेनापति होते हैं, वो कौन होते हैं? राष्ट्रपति जी होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के लिए आयु क्या होनी चाहिए? दोस्तों, राष्ट्रपति पद के लिए जो मिनिमम आयु है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। कम से कम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, और इसकी जो ज़्यादा से ज़्यादा आयु है वो लिमिट नहीं है। आप चाहो तो 100 साल से ऊपर तक भी राष्ट्रपति बन सकते हो अगर आपको लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा से बहुमत प्राप्त होता है तो। ठीक है दोस्तों,
अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति के द्वारा होता है? तो मैंने आपको बताया था दोस्तों, जो कल 15 क्वेश्चन अपलोड किए थे उसके अंदर भी बताया था कि जो राष्ट्रपति का चुनाव है वह अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है और एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये याद रखना है। एग्ज़ाम के अंदर पूछते हैं कि जो राष्ट्रपति होते हैं उनका चुनाव किस विधि के द्वारा होता है, किस पद्धति के द्वारा होता है, तो वो एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? दोस्तों, राष्ट्रपति का चुनाव वो ही संचालित करते हैं जिसके चुनाव प्रधानमंत्री के चुनाव करते हैं। तो प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? निर्वाचन आयोग। ठीक है दोस्तों, इलेक्शन कमीशंस करते हैं और राष्ट्रपति का भी वो ही करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले कहाँ भेजे जाते हैं? तो जितने भी राष्ट्रपति से संबंधित मामले होते हैं वो उच्चतम न्यायालय में भेजे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जितने भी मामले होते हैं राष्ट्रपति के वो उच्चतम न्यायालय में भेजे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो है 5 वर्षों के बाद होता है। 5 वर्ष तक वो अपने पद पर रह सकता है अगर वो कानून की उल्लंघना नहीं करता है और कानून के हिसाब से काम करता है। तो अगर वो कानून की उल्लंघना करता है तो अनुच्छेद 61 के तहत उसको महाभियोग के द्वारा हटाया भी जा सकता है। ठीक है दोस्तों, 5 वर्ष से पहले ही रिमूव किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जाता है? तो मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चला के और उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। तो आपको जो महाभियोग है उसका अनुच्छेद याद रखना है दोस्तों, एग्ज़ाम के अंदर पूछ भी सकते हैं। तो 61 जो आर्टिकल है उसके अंदर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? तो संविधान का अतिक्रमण करने पर। मैंने आपको बताया था संविधान की अगर उल्लंघना करते हैं तो उन पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर वो अपना बहुमत विधानसभा, राज्यसभा या लोकसभा में साबित नहीं कर पाते हैं तो उनको महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो वो ली गई है अमेरिका से। और क्या लिया गया है अमेरिका से? अमेरिका से लिया गया है राष्ट्रपति के कार्य एवं उनकी शक्तियाँ भी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनको शपथ दिलाने का जो कार्य है वो करते हैं उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, वो क्या करते हैं? राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ठीक है दोस्तों, गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो दोस्तों, आपको ये भी मैंने क्वेश्चन करवाया है, जो पिछला वीडियो है उसके अंदर करवाया गया था कि शपथ किस अनुच्छेद के तहत लेते हैं? तो वो लेते हैं अनुच्छेद 60 के तहत। तो शपथ वाला भी आपको याद रखना है और महाभियोग वाला भी आपको याद रखना है। दोनों सीरियल वाइज है दोस्तों, 60 में अनुच्छेद है और 61 में महाभियोग है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? तो राष्ट्रपति जो होते हैं वो अगर अपने कार्यकाल से पहले ही अपना त्याग पत्र देना चाहें तो वो उपराष्ट्रपति जो होते हैं उनको अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? तो वो देते हैं लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं चाहे वो कोई भी हो दोस्तों, उनको ये सूचना देते हैं कि राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? तो नीलम संजीव जो रेड्डी थे दोस्तों, वो निर्विरोध चुने गए थे, प्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे दोस्तों। इनके द्वारा कोई भी
चुनाव नहीं करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य से थे? तो आपको पता होगा जो पहले हमारे देश के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और वो बिहार से बिलोंग करते थे, और वो 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति के पद पर रहे थे, और सबसे लंबा कार्य जो भारत में है उन्हीं का ही है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई थी? तो जो डॉक्टर हुसैन थे उनकी जो मृत्यु है पद पर रहते हुए हो गई थी। जब वो राष्ट्रपति के पद पर थे तब उनकी मृत्यु हो गई थी। भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता? तो जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति नहीं करते। बाकी जो जितने भी बड़े बड़े पद होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति, और जितने भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर जज होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो माननीय राष्ट्रपति जी करते हैं। और जो गवर्नर स्टेटों के अंदर चुने जाते हैं, वो भी राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। उपराष्ट्रपति का दोस्तों चुनाव होता है राज्यसभा में और लोकसभा में, और उनको अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? तो वित्त बिल के लिए जो राष्ट्रपति होते हैं उनकी स्वीकृति आवश्यक है। अगर वित्त बिल पास हो जाता है तो राष्ट्रपति के सिग्नेचर होने बहुत ज़रूरी है, हस्ताक्षर होने बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो बिल पास नहीं होगा। लोकसभा में राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? लोकसभा और राज्यसभा में दोस्तों कुल मिलाकर 14 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं राष्ट्रपति। 12 तो कर सकते हैं दोस्तों राज्यसभा में, और 2 कर सकते हैं लोकसभा के अंदर। ये बात आपको याद रखनी है, यहाँ पे मिस्टेक दी गई है दोस्तों थोड़ा सा, तो आपको इसे याद रखना है कि लोकसभा के अंदर 2 और राज्यसभा के अंदर 12। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? तो जो भी जितने भी मंत्री होते हैं, मंत्री परिषद होते हैं केंद्र के अंदर, वो सभी राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, और प्रधानमंत्री जो होते हैं वो भी राष्ट्रपति के सलाहकार होते हैं। ठीक है दोस्तों। और उन्हीं के इशारे पर जो राष्ट्रपति होते हैं वो कार्य करते हैं। ठीक है दोस्तों। वो सलाह देते हैं, जो भी कार्य करना होता है उसके संबंधित जितनी भी सलाह है वो कौन देते हैं राष्ट्रपति को? वो देते हैं प्रधानमंत्री जी या उनकी जो मंत्री परिषद है वो। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कौन सा व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा था? तो दोस्तों एम हिदायतुल्ला ऐसे व्यक्ति थे जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे थे, और उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। तो कार्यवाहक का मतलब क्या है दोस्तों, समझ लीजिए। कार्यवाहक का मतलब है कि देश के अंदर जब राष्ट्रपति भी अनुपस्थित हों और उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित हों, अगर वो दोनों अनुपस्थित हों तो उनकी जगह पर कार्य कौन कर सकते हैं? तो वो कर सकते हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य कर सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति कौन थे? तो आपको याद रखना है एम हिदायतुल्ला। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता? धन विधेयक को दोस्तों, धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता। अगर वो लोकसभा के अंदर पास हो जाता है तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होना ही पड़ता है। ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, युद्ध अथवा भारी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकते हैं? तो मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन करवाया है दोस्तों, उसके अंदर बताया था मैंने कि जो तीनों सेनाएं होती हैं, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, उनके जो प्रमुख सेनापति होते हैं वो कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति। और युद्ध के बारे में भी कौन घोषणा करेंगे? तो वो करेंगे राष्ट्रपति जी। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कौन उसे क्षमादान दे सकता है? मैंने आपको दोस्तों कल जो आर्टिकल करवाए थे, अनुच्छेद करवाए थे राष्ट्रपति से संबंधित, उसके अंदर मैंने बताया था
अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति की सज़ा को माफ़ कर सकते हैं और अगर फांसी की सज़ा है तो उसको टाल भी सकते हैं। वो 72 अनुच्छेद के तहत ऐसा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? तो दोस्तों, भारतीय डाकघर अधिनियम आया था एक बार, उसके अंदर हमारे राष्ट्रपति जी ने मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। वीटो शक्ति का प्रयोग कौन कर सकते हैं? तो वो ही राष्ट्रपति ही कर सकते हैं और किसी के पास में वीटो शक्ति नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार ग्रहण करेगा कौन कर सकता है? तो वो मैंने आपको बताया था, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित होते हैं तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, वो इनका कार्यभार संभाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो मैंने आपको बताया था दोस्तों, जो इनका जो अध्यादेश जारी करने का अधिकार है वो 123 अनुच्छेद के तहत ये विधायी शक्ति का अधिकार है। तो आपको याद रखना है, इतना ही याद रखना है दोस्तों आपको, जो अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है वो किस अनुच्छेद के तहत है? तो वो है 123 अनुच्छेद के तहत। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उसमें कौन कौन वोट कर सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं, जितने भी संसद के दोनों सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के जो भी सदस्य होते हैं वो इनके अंदर वोटिंग करते हैं। वो सदस्य वोट करते हैं दोस्तों जो चुने गए हैं, वो जो जिन्होंने चुनाव जीत चुके हैं और इलेक्ट होके वहाँ पे बैठे हुए हैं लोकसभा और राज्यसभा में, वो ही इनके जो चुनाव होते हैं उनके अंदर वोट करते हैं। और राज्यों के अंदर से विधानसभा के जो लोग चुने हुए हैं वो इनके अंदर वोट करते हैं, एमएलए और एमएलसी। ठीक है दोस्तों, एमएलसी नहीं करते हैं दोस्तों, क्योंकि विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है, सिर्फ भारत के 7 राज्यों में ही विधान परिषद है, इसलिए विधान परिषद के लोग वोट नहीं करते। लोकसभा के, राज्यसभा के और विधानसभा के लोग इसके अंदर वोटिंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल भारतीय गणतंत्र में कौन सी राष्ट्रपति बनी थी? तो वो बनी थी दोस्तों 12वीं राष्ट्रपति बनी थी और ये प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। ये भाई बात भी आपको याद रखना है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कौन से व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो मैंने आपको बताया था, जो पहले हमारे देश के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो 2 कार्यकाल तक अपने पद पर रहे थे और वो कहाँ से बिलोंग करते थे? तो मैंने ऊपर आपको क्वेश्चन करवाया है, बिहार से बिलोंग करते थे और 2 कार्यकाल तक वो राष्ट्रपति के पद पर रहे थे, मतलब 10 साल तक अपने पद पर रहे थे। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है दोस्तों, कोई भी 2 कार्यकाल तक अपने पद पर, राष्ट्रपति के पद पर नहीं रहा है, उनका ही रिकॉर्ड है और ये चला आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? तो वो है राष्ट्रपति को। तो दोस्तों, अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार भी राष्ट्रपति को होता है और जिन भी राज्यों के, जो भी नए राज्यों का गठन होता है, उनको जो नाम देने का अधिकार भी किसके पास है? तो वो है राष्ट्रपति के पास। अगर कोई नया युद्ध के अंदर कोई क्षेत्र भारत ने जीता है तो मिलाने के बाद हस्ताक्षर भी जो होते हैं, उस क्षेत्र को मिलाने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास होता है। जब वो हस्ताक्षर करेंगे तब ही उस क्षेत्र को भारत के अंदर मिलाया जाएगा, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो संवैधानिक अध्यक्ष भी राष्ट्रपति होते हैं, कार्यपालिका के अध्यक्ष भी राष्ट्रपति होते हैं, विधायी शक्ति भी राष्ट्रपति के पास होती हैं। तो ये बातें आपको याद रखनी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ था? तो वो हुआ था संविधान सभा के द्वारा किया गया था। उस समय संसद का गठन
नहीं किया गया था। ठीक है दोस्तों, उनको सीधे ही चुनाव के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा चुना गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? तो अभी भारत का जो वर्तमान के अंदर राष्ट्रपति जी होते हैं, उनका जो वेतन है वर्तमान में वो 5 लाख रुपए है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? तो दोस्तों, जो राज्य में राष्ट्रपति शासन है वो 3 वर्ष तक ज़्यादा से ज़्यादा रह सकता है और कम से कम 6 महीने तक रहता है। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, एग्ज़ाम के अंदर पूछ सकते हैं। ये कम से कम राष्ट्रपति शासन कितने महीने तक रह सकता है? तो वो रह सकता है 6 महीने तक, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 वर्ष तक रह सकता है। राज्य में राष्ट्रपति की घोषणा कौन करता है? यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? तो वो करते हैं राष्ट्रपति जी करते हैं। और किसकी सलाह पर? गवर्नर होते हैं, उनकी सलाह पर राष्ट्रपति शासन घोषित कर सकते हैं राज्यों के अंदर। अगर राज्य की कार्यवाही जो है मुख्यमंत्री के द्वारा सही ढंग से नहीं चल रही है, उसकी वजह से राष्ट्रपति जी क्या कर सकते हैं? राज्यों के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? तो राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। संविधान के अनुसार माने तो राज्य का जो संवैधानिक अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति जी ही होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो मैंने आपको बताया था, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जाता है, और जो आर्टिकल है 54 उसके द्वारा जो निर्वाचन है इनका किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चुनाव जो किया जाता है वो 54 अनुच्छेद के तहत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक और अनुमोदक की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों 50 ही तो प्रस्तावक होने चाहिए और 50 ही अनुमोदक होने चाहिए। जब वो नॉमिनेशन फॉर्म भरते हैं तो उनके लिए ये होना बहुत ज़रूरी है, और 10,000 रुपये की जो जमानत राशि होती है वो भी उनको देना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, बाकी सभी तो शर्तें लोग पूरी कर लेते हैं, लेकिन ये जो शर्त है ये कोई व्यक्ति पूरी कर सकता है, जो पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित है वो ही इसको पूरी कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में किस के चुनाव में अनुयातिक के प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो मैंने आपको बताया था कि जो एकल संक्रमणीय पद्धति है उसके द्वारा राष्ट्रपति जी के चुनाव कराए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन के अंदर राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो चलाई जा सकती है। 61 आर्टिकल के तहत लोकसभा या राज्यसभा में जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो लागू की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है? तो अगर राष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति महाभियोग के द्वारा हटाए गए हैं तो उसके बाद जो पद है वो कितने समय में भरना ज़रूरी है? दूसरा राष्ट्रपति चुनना ज़रूरी है, तो 6 माह के अंदर अंदर राष्ट्रपति को चुनना ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी राज्य में अपने पद पर कौन रह सकता है? तो अगर राज्यपाल के जो अपॉइंटमेंट है राज्यों के अंदर वो कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं, और इनको रिमूव भी कौन कर सकते हैं? तो वो राष्ट्रपति कर सकते हैं। अगर राष्ट्रपति चाहे तो वो 2 साल रह सकते हैं, अगर राष्ट्रपति चाहे तो वो 10 साल भी रह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वो राष्ट्रपति जी पर डिपेंड करता है वो उनको कितने समय तक वहाँ पे रख पाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? जो केंद्र में समवर्ती सूची होती है उसके द्वारा क्या कर सकते हैं? अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अध्यादेश का मतलब है दोस्तों, अगर देश के अंदर लोकसभा या राज्यसभा का जो है कार्यवाही नहीं चल रही है और उसके अंदर कानून बनाने की सख्त आवश्यकता है, तो उसके अंदर क्या करेंगे?
राष्ट्रपति जी एक कानून बनाते हैं और वो कानून वहाँ पे लागू हो जाता है और कुछ दिनों के लिए वो लागू रहता है। जब राज्य और राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो जाती है तब वो अपने आप भंग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किसकी अनुमति के बाद अधिनियम बन जाता है। दोस्तों मैंने आपको बताया था, कोई भी विधेयक हो, चाहे कोई भी विधेयक हो, किसी भी तरह का विधेयक हो, अगर वो लोकसभा और राज्यसभा में पास हो जाता है तो उसके बाद राष्ट्रपति जी के साइन होने के बाद ही वो विधेयक पारित होता है, उसके अदरवाइज़ नहीं होगा, अगर अदरवाइज़ पास भी नहीं होगा। दोस्तों अगर राष्ट्रपति जी हस्ताक्षर करेंगे उसके बाद ही कोई विधेयक बनता है और हटता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 49 ही क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।